कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो हजारों साल पहले बस गायब हो गई? एक ऐसी दुनिया जो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ फल-फूल रही थी, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बड़ी और शायद कहीं ज्यादा आगे भी। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जिसे हम भूल चुके थे और फिर एक दिन अचानक वो हमारे सामने आ गई। ये शब्द हैं जॉन मार्शल के 1924 में। सोचिए, उस वक्त के लिए ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत के मैदानों में एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता दबी हुई है। ये कोई छोटे मोटे खंडर नहीं थे। नहीं, ये तो एक ऐसी महाशक्ति का सबूत था जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कमाल की बात तो यह है कि ये सभ्यता कहीं दूर नहीं, हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपी हुई थी। और इसकी दोबारा खोज की कहानी सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक हुई घटनाओं ने इतिहास के सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाया। ये कहानी शुरू होती है 1829 में, चार्ल्स मैसन नाम के एक शख्स से। उन्होंने हड़प्पा के टीले देखे, पर उन्हें लगा कि यह सिकंदर के जमाने का कोई शहर है। गलती हो गई। फिर देखिए 1850 के दशक में क्या हुआ। मुल्तान से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रही थी और मजदूरों ने उन्हीं टीलों से ईंटें उखाड़ उखाड़ कर पटरी के नीचे लगा दी। मतलब सोचिए जरा, एक पूरी प्राचीन सभ्यता की ईंटों पर मॉडर्न जमाने की ट्रेनें दौड़ने वाली थीं। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर कई दशकों बाद 1924 में जाकर जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि ये कोई मामूली टीले नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता के निशान हैं। तो सवाल यह है कि जब खुदाई हुई तो मिला क्या? क्या कुछ पुराने टूटे फूटे घर मिले? नहीं, उन्हें जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। ये दुनिया के सबसे पहले प्लैन्ड सिटीज में से एक थे। एक ऐसी सभ्यता जो अपनी इंजीनियरिंग और प्लानिंग में अपने समय से सदियों, जी हां, सदियों आगे थी। और जरा इनके साइज का अंदाजा लगाइए। जब यह सभ्यता अपने चरम पर थी तो यहां करीब करीब 50 लाख लोग रहते थे। अब सुनने में शायद ये कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी थी। सिर्फ आबादी ही नहीं, इनका इलाका भी बहुत बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम उस समय की दो और बड़ी सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। साफ है, हम किसी छोटी मोटी बस्ती की नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की बात कर रहे हैं। तो चलिए इनके एक मशहूर शहर को थोड़ा करीब से देखते हैं। मोहनजोदाड़ो, इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। ये शहर दुनिया के सबसे पहले बड़े अर्बन सेंटर्स में से एक था। यहाँ की सिटी प्लानिंग बस कमाल थी। शहर को बड़े करीने से दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था सिटाडेल यानी ऊंचा गढ़, जहां शायद बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी, और दूसरा था लोअर टाउन, मतलब निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जैसे आज के मॉडर्न शहर हों। और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। ढकी हुई नालियां, ये दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम था। आज भी इंजीनियर्स इसे देखकर दंग रह जाते हैं। तो ये तो हुई शहर की बात, पर इन शानदार इमारतों और सड़कों पर कौन लोग रहते थे, कैसे जीते थे वो? चलिए अब इन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चीजों के जरिए जो वो अपने पीछे छोड़ गए। अगर इस पूरी सभ्यता को एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानकीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजों को एक जैसा, एक ही नाप तोल का बनाना। इससे क्या होता है? काम में एफिशिएंसी आती है, एक रूपता आती है। और इसके सबूत हमें हर जगह मिलते हैं। आप कहीं भी खुदाई कर लीजिए, ईंटों का साइज और रेशियो 4:2:1 वही मिलेगा। जो वजन करने वाले बाट थे वो भी पूरे इलाके में एक जैसे थे। व्यापार में इस्तेमाल होने वाली हजारों मोहरें, मिट्टी के बर्तन, सब कुछ एक जैसा। जरा एक मिनट रुककर सोचिए, बिना आज की टेक्नोलॉजी, बिना इंटरनेट, बिना तेज ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े इलाके में इतनी जबरदस्त यूनिफॉर्मिटी, ये कैसे मुमकिन था? ये वाकई एक बहुत ही ऑर्गेनाइज समाज की निशानी है। तो क्या वहां अमीर गरीब का भेद था? हमें जो सामान मिला है वो दो तरह का है। एक तरफ है रोजमर्रा की चीजें, जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर की चक्की, सुई। ये चीजें लगभग हर जगह, हर घर में मिली हैं। और दूसरी तरफ है लग्जरी आइटम्स, जैसे सोने के गहने, कीमती पत्थरों से बने मनके। ये चीजें ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थीं।
तो इससे एक अंदाजा लगता है कि समाज में बहुत ज्यादा गैर बराबरी नहीं थी, लेकिन हाँ, बड़े शहरों में जरूर कुछ अमीर लोग रहते थे। लेकिन देखिए, जितनी बातें हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिससे हम जितना सुलझाते हैं वो उतने ही उलझती जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की। सबसे बड़ा सवाल, इनका राजा कौन था? मिस्र में हमें पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े महल, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई शाही कब्र नहीं, कोई आलीशान महल नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े, इतने ऑर्गेनाइज सिस्टम को चला कौन रहा था? सच तो यह है कि हमारे पास पक्का जवाब नहीं है, सिर्फ थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि क्योंकि हर चीज इतनी स्टैंडर्डाइज थी तो जरूर कोई एक सेंट्रल पावर रही होगी, कोई एक राजा। दूसरी थियरी कहती है कि नहीं, हर बड़े शहर का अपना अलग राजा या अपनी गवर्निंग बॉडी रही होगी। और एक तीसरी बहुत ही दिलचस्प थियरी है जो कहती है कि शायद वहां कोई राजा था ही नहीं। हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों या पुजारियों का एक ग्रुप मिलकर सब कुछ चलाता हो। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े रहस्य पर। उनका धर्म क्या था? वो पूजा किसकी करते थे? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमें वहां कोई मंदिर नहीं मिला, एक भी नहीं, जबकि उस जमाने की बाकी सभ्यताओं में बड़े बड़े मंदिर बनाना बहुत आम था। लेकिन हमारे पास कुछ सुराग जरूर हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस मोहर है जिसे पशुपति सील कहते हैं। इस पर एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर जानवर हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भगवान शिव का एक शुरुआती रूप हो सकता है। फिर हमें बहुत सारी मिट्टी की बनी औरतों की मूर्तियां मिली हैं जो शायद मदर गॉडेस या फर्टिलिटी की देवी की पूजा की तरफ इशारा करती हैं। और वो जो मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है, हो सकता है उसका इस्तेमाल किसी तरह के धार्मिक स्नान या शुद्धिकरण के लिए होता हो। और अब सबसे बड़ा और सबसे मशहूर रहस्य, उनकी लिखावट। वो लिखते क्या थे? हमें उनकी लिखावट के हजारों सबूत मिले हैं, खासकर छोटी छोटी मोहरों पर। इसमें करीब 400 अलग अलग सिंबल्स हैं। ऐसा लगता है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। पर प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी आवाज है जो हजारों साल पहले हमेशा के लिए खामोश हो गई। और यही हमें अपने आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक सवाल पर लाता है। इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या हुआ उन लोगों का? वो कहां चले गए? इसका भी कोई एक सीधा जवाब नहीं है, कई थियरीज हैं। सबसे मजबूत थियरी है क्लाइमेट चेंज की। हो सकता है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो और पूरा इलाका धीरे धीरे सूखने लगा हो। एक और वजह हो सकती है नदियों का रास्ता बदलना। जब नदियां ही नहीं रहेंगी तो खेती कैसे होगी? एक जमाने में आर्यन आक्रमण की थियरी भी बहुत पॉपुलर थी, पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स उसे नहीं मानते। ज्यादातर का मानना है कि शायद इन सभी चीजों का मिला-जुला असल हुआ होगा। तो आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसी सभ्यता है जिसे हम उसके राजा महाराजाओं या उसकी बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए याद नहीं करते, बल्कि हम उसे याद करते हैं वहां के आम लोगों की खामोश लेकिन शानदार कारीगरी के लिए। उनकी विरासत उनकी सिटी प्लानिंग में है, उनके सटीक नाप तोल में है, उनके व्यापार में है। एक ऐसी विरासत जो दिखाती है कि महानता सिर्फ जंग जीतने में नहीं होती। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी धरती के नीचे इतिहास के और कितने पन्ने ऐसे ही दबे पड़े हैं, और कितनी ही गुमशुदा दुनियाएं हैं जो बस एक मौके का इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें भी खोज निकाले।